हम अपने मम्मी पापा के साथ दूसरे गांव चाचा से मिलने आए थे। इरादा तो यही था कि कुछ दिन यहीं गुजारेंगे। मेरी चाची बहुत ही मोहब्बत करने वाली औरत थी। हमारी भी उन्होंने खूब खातिरदारी की। मेरी माँ के साथ भी ये बहुत अच्छे से रहती थी। मैं और मेरी छोटी बहन, हम 2 बहन भाई थे और मेरी चाची की 3 बेटियां थी। मेरी बहन का उनकी बेटियों के साथ दिल लग गया, लेकिन मैं उनके घर बोर सा होने लगा था क्योंकि उनका कोई बेटा नहीं था। चाची मुझे उदास देखकर मुझसे उदासी की वजह पूछने लगी। मैंने कहा, मैं किसके साथ खेलूं? छोटी की तो 3 सहेलियां मौजूद हैं। मेरी बात सुनकर वो हंसने लगी। वो मुझे कहने लगी, चलो मैं तुम्हारे साथ खेलती हूँ। मुझे लगा वो मेरे साथ मजाक कर रही है, लेकिन वो सच कह रही थी। वो मेरे साथ कंचे खेलने लगी। मेरा उनके साथ अच्छा वक्त गुजर गया था। रात को हम सब की चारपाई आंगन में ही बिछी हुई थी। हम सब अपनी अपनी जगह लेट गए। मेरी चाची मेरी माँ से कहने लगी कि रमेश का काम नहीं चल रहा है, वो आजकल बहुत परेशान है। मेरी माँ बहुत नरम दिल की औरत थी। वो कहने लगी, तुम फिक्र ना करो, मेरे पास 10,000 रुपये हैं, मैं वो तुम्हें कल दे दूंगी और उनसे भी कहूंगी कि भाई की भी कुछ मदद कर दे। अगर भाई ही एक दूसरे का सहारा नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? मुझे ये सुनकर बहुत अच्छा लगा था कि हमारे छोटे से खानदान में कितना प्यार था। लेकिन असल हकीकत जब मेरे सामने आई तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आज भी जब मुझे ये सब बातें याद आती है तो मुझे एक डरावना सपना लगता है। लोगों के भी कैसे कैसे रूप बदलते हैं। मुझे आज भी याद है जब चाची मेरी माँ से कहती थी, आपके बच्चे भी तो मेरे बच्चे जैसे हैं। मम्मी भी मुस्कुराने लगी, कहती, क्यों नहीं। लेकिन मेरी चाची का ये अपनायत भरा रूप बस उसी वक्त तक था जब तक मेरी माँ जिंदा थी और वो मेरी माँ से मीठी बनकर पैसे बटोरती थी। लेकिन जब हम पर मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े तो चाची का असल भयानक रूप और इरादे सामने आ गए थे। हमें चाचा के घर आए हुए अभी 1 दिन ही गुजरा था कि जब करीबी गांव से पापा के किसी रिश्तेदार की मौत की खबर आ गई। मम्मी पापा हमें चाचा के घर छोड़कर दूसरे गांव जाने के लिए बस में बैठ गए, लेकिन 1 घंटे की यात्रा करने के बाद ही उनकी बस सामने आने वाली बस से टकरा गई। दोनों बसों के हादसे में बहुत से लोग जान गंवा बैठे थे और हमारी बदकिस्मती ये थी कि उनमें मेरी माँ पिताजी भी शामिल थे। इस हादसे ने तो हमें बिन मौत ही मार डाला था। उस वक्त चाचा चाची ही हमारे साथ थे। उन्होंने सबके सामने कह दिया कि हम ही इन बच्चों के माँ बाप हैं। कुछ महीने तो चाची ने हमारे साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया था। मेरी उम्र उस समय 12 साल थी। हमारे गांव का घर मेरे चाचा ने बेचकर पैसे अपने पास रख लिए थे। पापा की जमीन भी बेचकर अपनी जमीन खरीद ली। अब हम दोनों बहन भाई चाचा के रहमो करम पर जिंदा थे। अब चाचा और चाची ने अपना असल रूप दिखाना शुरू कर दिया था। चाचा पहले कहते थे कि मेरा किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाएंगे, लेकिन फिर मुझे अपने साथ खेतों में ले जाने लगे। मेरी चाची घर की सफाई मेरी छोटी बहन से करवाने लगी। उनकी अपनी बेटियां किसी काम को हाथ नहीं लगाती थी। चाचा भी मुझसे गर्मी में सारा दिन खेतों में काम करवाते थे। रात को जब मैं थका हारा घर आता था तो उस वक्त मेरी बहन भी सारे घर के काम करके बैठी हुई होती थी। चाची ताजी रोटियां बना बनाकर अपनी बेटियों को खिलाती और चाचा को देती। हम दोनों बहन भाई एक चारपाई पर बैठे भूखे सूखे मुंह लटकाए हुए अपनी आंखों से सबको खाना खाते हुए देखते रहते थे। चाची जैसे जैसे गरम रोटी उतारती उसमें मक्खन की टुकड़ी रखकर अपनी बच्चियों को देती और साथ साथ ये भी कहती कि पूरा दिन तुम लोग ठीक से कुछ नहीं खाते और तुम्हारे पापा की मेहनत की कमाई पर दूसरे राज कर रहे हैं। और साथ ही तिरछी नजरों से हमारी तरफ देखती जैसे हम उसके सर पर राज कर रहे हों। जब सब खाना खाकर उठ जाते तो चाची सुबह की बची कुची रोटियां गर्म करके हमारे सामने रख देती और सब्जी बस इतनी ही देती कि एक आदमी का ही पेट भर सके। वो भी मैं और मेरी बहन कोशिश करते कि हम दोनों खा ले ताकि दोनों पेट भर के खा सके। और अक्सर ये होता कि मेरी बहन भूख न लगने के बहाने करने लगती। मुझसे कहती, भैया मैंने शाम को ही दही पराठा खाया था, मुझे भूख नहीं है। तुम खेतों से काम करके आए हो तो ये तुम खा लो। उसकी आंखों की नमी और खुश्क होंठों को देखकर मैं समझ जाता था कि वो झूठ बोल रही है। वो मेरी बहन थी। मुझे उसकी हालत जानने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं थी, मैं तो उसका चेहरा पढ़ लेता था। मैं पहला निवाला बनाकर नम आंखों के साथ अपनी बहन के मुंह में डालता था और वो आंसू छलकाए एक निवाला मेरे मुंह में डालती और कहती, मिर्ची बहुत तेज है। आंखों में आंसू आ गए हैं। मैं जानता था कि मिर्ची गले में नहीं आंखों में भर चुकी है। दोनों का एक ही दुख था, लेकिन हम दोनों ही एक दूसरे से अपने आंसू छुपाकर एक दूसरे को तसल्ली देते थे। एक बार मैं घर आया तो चाची मेरी बहन की चुटिया पकड़कर खींच रही थी।
कह रही थी कि कलमुही तूने मेरी कमीज इस्त्री से जानबूझकर जलाई है। वो रोते हुए कह रही थी कि नहीं चाची, मैंने जानबूझकर नहीं जलाई, मुझे माफ कर दो। मेरे साथ मेरे चाचा भी थे, लेकिन चाचा ने एक शब्द चाची से नहीं कहा कि क्यों छोटी सी बच्ची पर यह जुल्म ढा रही हो। मैं ही आगे बढ़ा और अपनी बहन को चाची के हाथ से छुड़वाया। मैंने कहा, आप होती कौन है मेरी बहन पर हाथ उठाने वाली? मेरे गुस्से को देखकर मेरी चाची ने मुझे हैरत से आंखें फाड़ कर देखा। कहने लगी, हमारे टुकड़ों पर पलते हो और हमें ही अकड़ दिखा रहे हो। चाची ने मेरी बहन को छोड़ दिया और मुझे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाने की कोशिश ही की थी कि मैंने उनका हाथ पकड़ लिया। वो मुझसे ऐसी उम्मीद नहीं रखती थी, इसलिए मुझे हैरत से देखने लगी। मेरे चाचा ये देखकर बहुत गुस्से से आगे बढ़े और मेरा गिरबान पकड़कर मुझे झिंझोड़ दिया। कहने लगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम अपनी चाची का हाथ पकड़ो? चाचा मुझे मारने लगे। मैं उस वक्त इतना बड़ा नहीं था कि चाचा का मुकाबला कर सकता, इसलिए उनकी मार खा रहा था। वो कहने लगे, तुम लोग दर दर की ठोकरें खा रहे होते अगर मैं तुम्हें अपने घर सहारा ना देता। तुम एहसान फरामोश इतने हो कि हमें आंखें दिखा रहे हो। मेरे चाचा ने मुझे जमीन पर जोर से धक्का दिया। मैं जमीन पर गिर गया। चाचा मेरे ऊपर पांव से जोर लगाने लगे। मेरी छोटी बहन से ये सब बर्दाश्त ना हुआ तो चाचा के सामने हाथ जोड़ने लगी। कहने लगी, चाचा भैया को छोड़ दो। लेकिन चाचा ने मुझे बस जान से ही नहीं मारा था, मेरा पूरा जिस्म जख्मों से चूर था। मुझे चाचा ने एक स्टोर जैसे कमरे में बंद कर दिया। उस वक्त मेरी बहन ही मेरे पास आकर मेरे जख्मों पर दवा लगाती थी और आंसू बहाती थी। कुछ दिन बाद मेरे जख्म कुछ ठीक से हो चुके थे कि एक रात मेरी बहन कांपती हुई स्टोर में आई। मुझसे कहने लगी, भाई जल्दी से इस घर से भागकर कहीं चले जाओ। और वो रो रही थी और बेहद परेशान थी। मैंने कहा, तुम क्यों परेशान हो? कहने लगी, मैंने चाचा को ये कहते हुए सुना है कि वो तुम्हें आज जान से मार डालेंगे। भाई मैंने मम्मी पापा की मौत को बहुत मुश्किल से सहा है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं भी तुम्हारे साथ ही मर जाऊंगी। मैं तुम्हें अपने सामने मरते नहीं देख सकती। जाओ, यहाँ से चले जाओ। मैंने कहा, तुम भी मेरे साथ चलो, हम दोनों यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। लेकिन वो कहने लगी, मैं नहीं जा सकती भैया, जब तक आपको कोई रहने का ठिकाना नहीं मिल जाता मैं कहीं नहीं जा सकती। भाई यहाँ से निकल जाओ, फिर खूब पैसा कमाओ, फिर मुझे भी यहाँ से निकाल कर ले जाना। लेकिन अभी तुम यहाँ से चले जाओ। मैं अभी ठीक से चल नहीं पाता था, लेकिन मेरी बहन की बात ठीक थी। जब तक मैं अपने पांव पर खड़ा नहीं हो जाता उसे कहाँ ले जा सकता था। मैं आंगन में लंगड़ाते हुए पहुंचा था। आंगन में सब लोग बेखबर सो रहे थे। जब मैं धीरे से दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया, रात के 3 बज रहे थे। गांव में उस वक्त कुत्तों के भौंकने के अलावा कोई आवाज नहीं आ रही थी। मैं खेतों की तरफ जा रहा था। खेत खत्म हुए तो जंगल शुरू हो गया। मैं बस तेज कदम उठाए चलता गया। मेरे दिमाग पर बस एक ही बात सवार थी, मुझे अब मेहनत करके इतने पैसे कमाने हैं कि कहीं रहने का ठिकाना ले सकूं और अपनी बहन को चाचा के घर से वापस ला सकूं। मैं जब चलते चलते थक गया तो मैं एक पेड़ से टेक लगाकर सो गया। शायद मैं बहुत थक कर सो गया था, इसलिए मुझे बहुत गहरी नींद भी आ गई थी। मेरी आंख सूरज की तरह गहरी रोशनी पर ही खुली थी। मैं जब उठा तो पसीने से भीगा हुआ था। उस वक्त सूरज सर पर चढ़ाया था। मेरा हलक प्यास की वजह से कांटा बन चुका था। पूरी रात भाग भाग कर मेरे पांव थक चुके थे, लेकिन मेरा सफर अभी बाकी था। मैंने उठकर पेड़ों की तरफ देखा कि देखूं शायद कोई पेड़ फलदार हो, लेकिन मुझे वहां कोई फल दिखाई नहीं दिया। और कुछ दूर चलकर सामने ही मेन रोड आ चुका था। मैंने एक बस रोकी। मेरे पास किराया नहीं था और मैंने ये बात साफ बस वाले को बता दी कि मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मैं बहुत मजबूर हूँ। उस आदमी ने तरस खाकर मुझे बस में बैठा लिया। बस जब शहर पहुंची तो बस वाले ने मुझे नीचे उतार दिया। पहले पहले तो मैं गाड़ी के शीशे साफ करने लगा, मगर लोग पैसे देने की बजाय गाड़ी आगे बढ़ाकर चले जाते थे। 2-3 दिन बाद ही मैं हिम्मत हार चुका था। भूख और प्यास बर्दाश्त कर रहा था। एक बार मैं एक होटल के पास जाकर खड़ा हो गया। वहां लोग रोटियां खरीद रहे थे। मैंने आज से पहले कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए थे, लेकिन मेरे पेट ने मुझे इस पर भी मजबूर कर दिया। भूख ऐसी बीमारी है कि इंसान से वो सब कुछ करवा लेती है जो वो करना नहीं चाहता। मैंने 1-2 लोगों से कहा, मुझे भूख लगी है, मुझे बस एक सूखी रोटी ले दो। लेकिन मुझे लोगों ने ये कहकर दुत्कार दिया कि हाथ पांव सलामत है और भीख मांगते हुए शर्म नहीं आती। मैंने दिल में कहा कि मैं तो मेहनत भी कर रहा था, गाड़ियों के शीशे भी साफ कर रहा था, लेकिन मुझे तो उन्होंने भी मेरी मेहनत का फल नहीं दिया। गाड़ियों में बैठे हुए लोग तो शायद हमसे भी ज्यादा गरीब हैं, जो भिखारी को दुत्कारना और लेक्चर देना तो जानते हैं,
लेकिन अगर वो मेहनत करे तो पैसे नहीं देते। मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। मैंने होटल वाले से भी कहा कि मुझे बस एक रोटी दे दो, अगर मैंने रोटी ना खाई तो मैं बेहोश हो जाऊंगा। लेकिन उसने भी मुझे झटक दिया कि चल भाग यहाँ से, न जाने कहाँ से आ जाते हैं भीख मांगने। मुझे उसने भी अपने होटल से धक्का दे दिया। मैं उस वक्त गुस्से में आ गया था। मैं तेजी से उस होटल में उस तरफ बढ़ा जहाँ रोटियां बनाकर रखी जा रही थी, और जल्दी से हाथ में एक रोटी ली और भागने लगा। मेरे पीछे बहुत से लोग भागने लगे। रोटी चोर की आवाज मेरे कानों में आने लगी। मैं भूख की वजह से कमजोर सा हो गया था, इसलिए मैं तेजी से ना भाग सका। लोगों ने मुझे पकड़ लिया। मैंने जिस हाथ में रोटी पकड़ी थी वो हाथ पूरी ताकत से दबोच लिया। लोगों ने मुझे बहुत मारा पीटा, लेकिन मैंने रोटी नहीं छोड़ी। मुझे चोर चोर कहने लगे। मैंने सबकी मार सहली, फिर न जाने कैसे किस्मत को मुझ पर तरस आ गया। एक आदमी ने लोगों को मुझसे पीछे किया, कहने लगा पीछे हटो, एक ही लड़के को 10-10 लोग मार रहे हो। उसने सबको मुझसे पीछे कर दिया। वो लोग कहने लगे ये लड़का चोर है। मैंने जख्मी हालत में जरा सी आंखें खोली। उस आदमी ने मुझे बचा लिया था। कहने लगे क्या चुराया है इसने, तो बोले कि ये रोटी चुरा कर भागा है। उस आदमी ने सबको हैरानी से देखा और फिर कहने लगा तुमने रोटी चुराने पर इसको इतना मारा है। कहने लगे आज रोटी चुरा रहा है, कल को चोर बन जाएगा। वो मुस्कुराए और कहने लगे कि जिस कौम में छोटे बच्चे रोटी चुराए उस मुल्क के राजा को पकड़ना चाहिए। ये देखना चाहिए कि गलती किसकी है। मैंने इस लड़के को अक्सर रोड पर सब कुछ करते देखा है। वो गाड़ी वाले बिना उसे पैसे दिए अपनी गाड़ी भगा ले जाते थे। सबसे बड़े चोर तो वो लोग हैं जो गरीब का हक देने के बजाय आगे बढ़ जाते हैं। इसने तो बस एक रोटी ही चुराई है ताकि अपना पेट भर सके। उस आदमी ने अपनी जेब से पैसे निकालकर उस होटल वाले लड़के को पकड़ा दिए। वो लोग वापस चले गए। वो आदमी मुझे सहारा देकर उठाने लगा। मुझे बहुत तो चोटें आई थी। वो मुझे सहारा देते हुए अपने घर ले गए। वो छोटा सा घर था जहां उनकी पत्नी और एक बेटी भी रहती थी। मुझसे कहने लगे कि हाथ मुंह धो लो। मैंने वो रोटी उन्हें पकड़ा दी और हाथ मुंह धोकर आ गया। उस वक्त उन्होंने मेरे सामने खाना रख दिया। कहने लगे पेट भर कर खाओ। मैंने जल्दी जल्दी निवाले अपने अंदर उतारने शुरू किए। मैंने 2 दिन से ठीक से कुछ नहीं खाया था, इसलिए पेट भर कर खाना खाया। फिर उनका धन्यवाद करने लगा। वो मुझसे कहने लगे तुम मेरे स्कूल में अब एडमिशन करवा लो और मैं ही तुम्हें खाना भी दूंगा। तो मैंने उनकी बात मान ली और उनके साथ स्कूल चला गया। घर भी स्कूल से 2-3 घर छोड़कर था। ये उस स्कूल के प्रिंसिपल थे। पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने मेरी एक कपड़े की दुकान पर नौकरी भी लगवा दी। मैं बहुत मेहनत से काम करने लगा था। मेरी सैलरी भी अब अच्छी हो गई थी। जैसे ही मैं इस काबिल हुआ तो मैंने एक कमरे का किराए का मकान ले लिया। मैंने बस फिर पढ़ाई छोड़ दी। मैंने इंटर तक पढ़ाई की। अब मैं अच्छा कमाने लगा था, इसलिए सोचा कि अपनी बहन को अपने पास ले जाऊं। लेकिन जब मैं गांव पहुंचा तो चाची ने मुझसे कहा कि मैंने तेरी बहन की एक भिखारी से शादी कर दी है, अब वो यहाँ नहीं रहती। चल अब तू भी यहाँ से निकल जा। ये खबर मेरे लिए बहुत तकलीफ वाली थी। मैं बुरे दिल से वापस लौटा था। मैंने सारी बात उस आदमी को बता दी। वो मुझे तसल्ली देने लगे। कहने लगे ऊपर वाला तुम्हें जरूर तुम्हारी बहन से मिलवाएगा। मैंने 3 साल तक बहुत मेहनत करके पैसे जमा किए और अपनी कपड़ों की छोटी सी दुकान खोल ली। मैं हर वक्त दुकान पर ही रहता और कपड़ा बेचता रहता था। आहिस्ता आहिस्ता मेरी दुकान के ग्राहक बढ़ने लगे। फिर उस आदमी ने मुझसे खुद ही ये कहा कि मैं उनकी बेटी से शादी कर लूं। मुझे सुनकर हैरत हुई। उनकी बेटी को तो मैंने बस एक नजर ही देखा था। वो बेहद खूबसूरत थी। इसके लिए तो कोई भी अच्छा रिश्ता आ सकता था। मैंने कहा आप मुझ जैसे यतीम और बेसहारा को अपनी बेटी क्यों दे रहे हो? उसे तो कोई बड़ा अमीर इंसान अपनाने का ख्वाहिशमंद होगा। वो मुस्कुराने लगे, कहने लगे लेकिन मुझे तुम पसंद हो। इतने साल तुम मेरे घर रहे हो लेकिन कभी भी मेरे घर झांकने की कोशिश नहीं की। मैं तुम्हारी शराफत पर मर मिटा हूं। खैर मेरी शादी उनकी बेटी से हो गई। वो बहुत अच्छी लड़की थी। उसे पाकर मैं खुद को खुशकिस्मत समझने लगा था। वो मेरा बहुत ख्याल रखती थी लेकिन चुप चुप सी रहती थी। मेरे दिल में बार बार उसे देखकर यह ख्याल आता कि शायद इसके पिता ने उसकी मर्जी के बिना ही मुझसे शादी कर दी। तभी वो मुझसे घबराती और कतराती थी। एक बार मैंने उससे पूछ लिया क्या ये शादी तुम्हारी मर्जी से नहीं हुई? क्या इस शादी में तुम्हारी मर्जी शामिल नहीं थी? मेरी बात सुनकर वो हैरानी से मुझे देखने लगी। आपने मुझसे ये सवाल क्यों किया? मैंने कहा तुम चुप चुप सी रहती हो। वो कहने लगी आपसे शादी करने के लिए पापा से मैंने खुद कहा था। आप मुझे पसंद थे और मेरे पापा ने जब आपके बारे में बात की तो मैंने हाँ कर दी।
क्योंकि आप अपनी बहन के बारे में बातें करके रोने लगते थे। मैं सोचती थी जो आदमी अपनी बहन से इतनी मोहब्बत करता है और औरत पर गलत नजर नहीं डालता, नजरें झुकाए रखता है, ये मेरी खुशनसीबी होगी कि वो मेरा मुकद्दर बने। खामोशी मेरे मिजाज का हिस्सा है, मुझे बेकार बातें करने की आदत नहीं है। वक्त यूं ही गुजरने लगा। 8 साल बीत गए। मेरे 2 बच्चे भी हो गए थे। मेरा मकान मेरी दुकान के ऊपर ही था, इसलिए कभी कभार बड़ा बेटा मेरे पास आकर बैठ जाता था। लेकिन फिर कुछ दिन के बाद मेरी दुकान पर एक भिखारन आने लगी। उसका चेहरा पूरा चादर से छुपा हुआ था। वो मेरी दुकान के सामने बैठकर मुझे देखती रहती। लोग उसकी हालत देखकर उसे पैसे देकर चले जाते। मुझे भी उस पर बहुत तरस आता। मैं उसे रोज पैसे देने लगा। न जाने क्यों मुझे उसकी आंखों से उलझन सी होने लगी थी। वो एक टक बांधे मुझे देखती रहती थी, कुछ नहीं कहती थी। एक बार मेरा बेटा मेरे पास बैठा था तो भिखारन मेरे पास आ गई। कहने लगी, ये तेरा बेटा है? मैंने कहा हाँ। कहने लगी, मैं इसे गले लगा लूं? मुझे उसकी ये बात कुछ अजीब सी लगी। उसी वक्त उसकी चादर सरक कर उसके सर से उतर गई। उसका चेहरा इस कदर जला हुआ था कि उसका चेहरा देखा नहीं जा रहा था। वो चादर के पल्लू से अपना चेहरा छुपाए रखती थी। अब भी उसने एकदम से अपना चेहरा छुपा लिया था, वरना उसका चेहरा इस काबिल हरगिज नहीं था कि कोई 2 मिनट भी उसके चेहरे को देख सके। मैं झुरझुरी सी लेकर रह गया। मेरा बेटा भी उसे देखकर डरने लगा। वो मेरे पीछे छुप गया। ये देखकर वो औरत सिसकियां लेकर रोने लगी। उसकी सिसकियां सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए थे, क्योंकि उसकी सिसकियां मेरे लिए अनजान नहीं थी। वो तेजी से वहां से भागने लगी। मैं दुकान छोड़कर उसके पीछे भागने लगा और बहुत जल्द उसके पास पहुंच गया। मैंने कहा, छोटी, तुम छोटी हो ना, मेरी बहन। मेरी बात सुनकर वो और भी रोने लगी। मैं उसे अपने घर ले गया। वो कहने लगी कि चाची और चाचा तुम्हें मारना चाहते थे, मैंने तुम्हें भगा दिया। तो चाची ने मुझ पर जुल्म के पहाड़ तोड़ डाले। एक बार उनकी बेटी के रिश्ते के लिए आए लोग मुझे पसंद कर गए तो चाची ने मेरे मुंह पर तेजाब फेंक दिया। मेरा चेहरा पूरा जला दिया। मैं बहुत रोई, बहुत तड़पी। फिर मेरी शादी एक भिखारी से कर दी, जो मेरे चेहरे की बदौलत मुझसे भीख मंगवाता था। लेकिन कुछ साल पहले वो भी मर गया। फिर सुनने में आया चाचा का घर और खेत जो उन्होंने हमारे पैसों से खरीद कर कब्जा किया था, अब जलकर खाक हो गए हैं। चाची भी जलकर मर गई। मुझे ये सुनकर अफसोस नहीं हुआ था, क्योंकि बुराई का अंजाम बुरा ही होता है। मैं शहर आ गई तो मुझे तुम नजर आ गए, लेकिन मैं जिस हाल में पहुंच चुकी थी मुझे लगा तुम शायद मुझे अपनाने से घबराओगे। ये कहकर वो रोने लगी। मैंने अपनी बहन के सर पर हाथ रखा और उसकी आंखों से आंसू साफ किए। उसे अपने गले से लगा लिया और वो फूट फूट कर रोने लगी। फिर मैंने उसका इलाज करवाना शुरू कर दिया। आज मेरी बहन मेरे साथ ही रहती है और मेरे बच्चों से बहुत मोहब्बत करती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आज की कहानी भी आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाजत। तब तक के लिए धन्यवाद।